हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी कैसे बनी और बाटा सिस्टम क्या था और मनी के मेन फंक्शन क्या होते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में लगभग हर साल आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले समझते हैं बाटा सिस्टम को। पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर अ गुड्स, दिस इज कॉल्ड द बाटा सिस्टम। जब लोग एक दूसरे का गुड्स एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक सामान दूसरे सामान से एक्सचेंज करते हैं, तब वो बाटा सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले मनी से पहले सबसे पहले यही चलता था कि भाई आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, आपको चावल की ज़रूरत है, मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस अभी मैंने बताया वो होता है बाटा सिस्टम। ओके, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें देखनी पड़ती थी, जैसे कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग वैल्यूज़ और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज ट्रांजैक्शंस। ये तीन ऐसी मेन प्रॉब्लम आती थी बाटा सिस्टम करते। तो सबसे पहले समझते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि दोनों पार्टीज को जो बॉन्ड चाहिए वो मैच होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी को चावल की ज़रूरत थी और मुझे गेहूं की ज़रूरत थी, तो हमने सिर्फ क्या करा, जिसको चावल की उसको चावल दे दिया, और जिसको गेहूं की ज़रूरत थी उसने मुझे गेहूं दे दिया, है ना। ऐसा था, इट्स कॉल्ड द डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, फिर आता है फिक्सिंग वैल्यू। इसमें कभी भी किसी की फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहती थी कि इसमें बस हमें क्या करना है, गुड एक्सचेंज करना है। तो इसमें वैल्यूज़ का कोई मैटर नहीं रखता था कि एक वो वाली बात होगी कि 5 रुपए के पेन में हम एक किलो का चावल ले सकते हैं, ऐसा कुछ समझ आया। अब इसमें कुछ जो लास्ट ट्रांजैक्शन रहती थी उनको करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता था, कठिन हो जाता था, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज़ को मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, जैसे अनाज को हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते थे। इसी को देखते हुए आगे चल के हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, मनी पैसा इंट्रोड्यूस करवाया। किस चीज़ के लिए, ट्रेड बिकम अ ईजियर। सो हमने मनी को एक्सेप्ट करा और मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा। तो हमारा मनी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मनी, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, हाँ। तो आगे हम मनी के अगर फंक्शन के बारे में पढ़ें तो मीडियम एक्सचेंज मतलब बाय एंड सेलिंग का एक मेड ऑफ सिंपल, बाय सेलिंग को एकदम सिंपल बनाने का मीडियम ऑफ एक्सचेंज का हाथ है। ठीक है, मनी को हम पैसे दे देंगे, फिर वो हमको सामान दे देगा, है ना, और उस पैसे से वो और कुछ खरीद सकता है, फिर और सामान मंगा सकता है। तो ये एक एक्सचेंज के लिए माध्यम बन चुका था। फिर एक और है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका एक और फायदा है, हम इसको स्टोर करके सकते हैं, इस वैल्यू को जो भी हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन बाटा सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था। ओके, मेज़र ऑफ वैल्यू, किसी की भी हम मेज़र कर सकते हैं, वो भी फिक्स्ड प्राइस में। इसमें क्या था, हम फिक्सिंग वैल्यू नहीं रख सकते थे, इसमें कोई सी वैल्यू किसी के लिए भी हो सकती थी, लेकिन इसमें फिक्स्ड वैल्यू रहती है जिससे हम ईजिली ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। इसका मतलब होता है हम लोन में भी और इंस्टॉलमेंट में भी पॉसिबल करवा सकते हैं। कैश को जैसे हम लोन लेते हैं, हम इसको चुकाते हैं, महीने भर कुछ ऐसे पैसे देते हैं, वैसे टाइप का। लेकिन बाटा सिस्टम में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, ओके। और मैं पहले कह रहा हूँ, बाटा सिस्टम के बारे में कम से कम 3 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, ज़्यादातर इसके ड्रॉबैक्स पूछता है कि ड्रॉबैक मतलब कि इसमें कमी क्या थी, मतलब इसके कमियां क्या थे। तो सबसे पहली कमी यही थी कि इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है और डेफर पेमेंट में काम नहीं आता। और दूसरी चीज़ कि डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड चाहिए होता है और लार्ज ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं बैंक एंड लोन एक्टिविटी पे। तो बैंक इकोनॉमी के लेवल पे क्या अदा देखते हैं। बैंक का सबसे पहला क्या कि मनी को रखना, वो भी सेफ्टी और इंटरेस्ट के साथ, और मनी को एज अ लोन देना दूसरों को। तो मतलब बैंक यहाँ क्या काम कर रहा है, एक मिडल मैन का काम कर रहा है, किसके बीच, एक सेवर के बीच और एक बोरोज के बीच। मतलब जो डिपॉजिट कर रहा है और जो बोरो कर रहा है, उनके बीच में एक फाइनेंशियल मिडल मैन बन के बैठा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे रमेश ने डिपॉजिट करा 10,000 SBI में, और छोटा सा पार्ट उसने रिजर्व कर लिया रमेश के लिए। ठीक, और बाकी का जो अमाउंट बचा उसने सुरेश को, जो फार्मर है, उसको एज अ लोन दे दिया इंटरेस्ट के साथ। ठीक, तो वो जब पेमेंट करेगा इंटरेस्ट के साथ, तो वो चीज़ कहाँ आएगी, वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, रमेश का पैसा वापस मिल सकता है दोबारा जब वो चाहे। ठीक है, क्योंकि
मनी को सेम टाइम पे हम विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक में। अगर मैं डिमांड डिपॉजिट की बात करूं कि ये डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो एक डिमांड के साथ विड्रॉ हो बैंक में, मतलब एक मनी की तरह काम करता है जो कभी भी हम पेमेंट के वक्त यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, चेक हम एक मनी के रूप से हम कभी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही आता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे गीता ने अपनी शॉप का रेंट देने के लिए चेक दे दिया 5,000 का अपने लैंडलॉर्ड को, तो कैश यहाँ यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मनी ट्रांसफ़र हो चुका है। कैसे? अकाउंट टू अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट में इसके बैंक अकाउंट में चला गया। समझ आया? इट्स कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। तो ये है एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ओके, तो लोन एक्टिविटी, बैंक में लोन एक्टिविटी कैसे काम करती है? तो बैंक कभी भी पूरा डिपॉजिट नहीं रखता है। मतलब मैंने अगर 10,000 अगर रखे हैं तो वो पूरा का पूरा 10,000 नहीं रखेगा, वो कुछ ना कुछ उस पैसे से कमाएगा। कैसे कमाएगा देखते हैं। अब उसमें से छोटा पार्ट मेरे डेली विड्रॉल के लिए रख लेगा। ठीक है, मैंने 10,000 डाले, उसमें से मान के चलो मैं डेली कम से कम 2-3 हज़ार निकालते रहता हूँ। ठीक है, तो 5,000 वो क्या करेगा, सेव कर लेगा कैश रिजर्व के नाम पे, और 5,000 जो है हमारा पोर्शन वो किसी को लोन दे देगा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है, जो वो पूरा पेमेंट कर देगा लोन वाला, तब जाके मेरे में भी एक इंटरेस्ट लग के आएगा, क्योंकि मैं पैसा सेव कर रहा हूँ इसलिए। और दूसरी चीज़, उसने इंटरेस्ट के साथ दिया, जो डिफरेंस निकलेगा वो बैंक की क्या होगी, इनकम होगी। समझ आया? ओके, एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो बैंक ने 4% इंटरेस्ट दिया किसको, डिपॉजिटरी को। ठीक है, फिर चार्ज करा 10% किससे, बोरोज से। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6% का डिफरेंस है। तो 6% का जो इनकम बनी वो बैंक की इनकम बनेगी। ठीक है, तो ओके। अगर मैं क्रेडिट के टर्म बताऊँ, मतलब क्रेडिट मतलब वही होता है, लोन लेना ही होता है। ठीक है, जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी होती है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप उसको चुकता करोगे, इंस्टॉलमेंट में, टाइम पीरियड में, ऐसा कुछ। अगर एग्जांपल के साथ बताऊं मैं, तो एक फार्मर है, लोन लेता 1 लाख का बैंक से, तो उस पर इंटरेस्ट लगा कितना, 12% पर साल का 12% निकला। ठीक है, उसकी कोलेटरल क्या है, हिज ट्रैक्टर, मतलब अगर कुछ चुका नहीं पाता है तो वो अपने ट्रैक्टर बैंक रख लेगी। ठीक है, अब उसने रीपेमेंट का क्या चुना, 12 महीने, मतलब 1 साल में वो पैसे चुका देगा। तो बैंक इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे ज़रूरी सवाल। बैंक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक सेफ प्लेस है और हमारी सेविंग को इंकरेज करता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन भी प्रोवाइड करता है अगर हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो, फार्मिंग में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में। ठीक, और एक हेल्प स्मूथ फ्लो बनाता है मनी इन इकोनॉमी को। ठीक है, एक स्मूथ फ्लो बनाता है मनी को एक्सचेंज करने में, और डिपोज करने में, और इन्वेस्ट करने में इकोनॉमी में। तो सबसे पहले आता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, क्रेडिट का मतलब होता है लोन लेना और फिर बाद में उसको इंटरेस्ट के साथ पे कर देना। और ये क्रेडिट कभी कभी हमारे लिए ब्लेसिंग होता है और कभी कभी कर्स होता है, और ये डिपेंड किससे करता है, सोर्सेस पर, कि कैसे, कौन से सोर्सेस मतलब कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना हमें मतलब मनी देंगे, कितना लोन देंगे, कितना कोलेट्रल होगा, ये सब चीज़ ये सोर्सेस पर डिपेंड करता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, आओ चले पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ सोर्सेस क्या हो, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल। ठीक है, 2 तरह के सोर्सेस होते हैं। फॉर्मल सोर्सेस में सिंपल गवर्नमेंट, उसमें रूल रेगुलेशंस होते हैं और सेफर होता है और लो इंटरेस्ट होता है, जैसे कि बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, और इनफॉर्मल सोर्सेस में इसका जस्ट उल्टा, कि इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होते और इसमें इंटरेस्ट हाई होता है और कभी कभी तो एक्सप्लॉटेशन भी होता है, जैसे मनी लैंडर, लैंड लॉ, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, किसी से उधार ले लेना, यार दोस्त यार उधार दे दे, ऐसा कुछ, वो इनफॉर्मल सोर्सेस है। लेकिन बैंक में अगर तुम लोन लेने जाओगे तो तुम्हें हर एक चीज़ उसकी फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, रीपेमेंट मोड, ये सब चीज़, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। क्रेडिट इज ए यूजफुल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इमरजेंसी, बट इन द केस ऑफ हाई इंटरेस्ट इट कैन बिकम अ ट्रैप। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए क्रेडिट बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़फुल है, लेकिन जब उसका अगर इंटरेस्ट बहुत हाई हो तो वो ट्रैप में
क्रिएट हो सकता है। समझ आया फॉर्मल और इनफॉर्मल। और ये कम से कम इसका डिफरेंस जो होता है 5 मार्क्स का पूछ लेता है। तो मैंने जैसे कि बताया कि वैसे ही अगर तुम लिखोगे या मतलब बताते हो तो तुम्हें 5 मार्क्स पूरे मिले। केस स्टडी में अगर हम पढ़े मतलब एक क्रेडिट कैसे मतलब हार्मफुल है और कैसे बढ़िया है, ठीक है। जैसे स्वप्ना है, अगर ये तुम्हारे बुक से ही लिया गया है। स्वप्ना एक फार्मर थी जिसने मनी लैंडर से उधार ले रखा था, मतलब किससे, इनफॉर्मल सोर्स से, ठीक है। ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट शी कुड नॉट पे रीपे एंड लोन गॉट स्टक इन द डेब्ट ट्रैप। दिस शो हाउ डेंजरस इनफॉर्मल क्रेडिट कैन बी। तो कैसे एक इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है कि हाई इंटरेस्ट के कारण वो लोन पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्रेडिट क्या हुआ, एक कर्ज हुआ, श्राप हुआ, है ना। और उसी अगर अदर हैंड देखा जाए तो अगर बैंक से वो लोन होता तो लो इंटरेस्ट होता और उसको कम से कम अपनी सेविंग का प्रमोट भी मिलता, तो इससे हो सकता था उसको क्रेडिट का एक ब्लेसिंग मिलता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, अब हम आते हैं सबसे मतलब एक बैंक की तरह काम करने वाला जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब SHG। SGG क्या होता है, तो ये एक अनदर पावरफुल ऑप्शन होता है फॉर पुअर वुमेन्स, ठीक है। जो बाकी सारे महिलाएं मिलके एक ग्रुप बनाती हैं जिसमें हमारे मतलब सेविंग्स पूल होता है जिसमें सब लोग अपने अपने पैसे डालते हैं और फिर उसी में से एक छोटा सा लोन ले सकते हैं, ठीक है, जो भी उनके मेंबर हैं। तो बाद में लोन उसको चुका देते हैं लाइक अ बैंक, ठीक है। बैंक की तरह एक लोन चुका देते हैं, ठीक है। जिससे ये क्या होता है, एक सेल्फ रिलायंस मिलता है, मतलब एक आत्मनिर्भर जैसी चीज़ें होती है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, और ये जो SHG पर छोटी सी नोट लिखने के सवाल हैं वो कम से कम 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नोट याद कर लेना या पढ़ लेना, समझ लेना। अब आते हैं हमारे क्विक रिवीजन पे, हमने अभी तक के सीरीज में क्या पढ़ा। तो मनी सॉल्व बाटा सिस्टम प्रॉब्लम, हाँ, बाटा सिस्टम को रिप्लेस करने वाला मनी है, जिससे मनी से बहुत कुछ हमें हेल्पफुल हुआ। फॉर्मल इनफॉर्मल में हमें डिफरेंस पता करा कि ये दोनों सोर्सेस क्या होते हैं और कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। तो क्रेडिट कैसे हेल्पफुल हो सकता है और हार्मफुल भी, ये डिपेंड करता है हमारे सोर्सेज पे और रीपेमेंट मोड पर, ठीक है। अब SHG जैसे एम्पावर वुमेन के लिए एक डिपेंडेंसी रिड्यूस कर दी थी, किसके लिए, इनफॉर्मल सोर्सेस के लिए, जो मनी लैंडर से क्रेडिट लेते थे लैंडलॉर्ड। तो फ्रेंड्स, वी विल कवर द मनी एंड क्रेडिट, all topics and all concepts. We have now complete the money and credit chapter. If you found this helpful, don't forget to like, share with your friends and subscribe to the True Education Point for more educational videos. Thanks for watching and see you in the